नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम पे। आज दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने वाले हैं। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के करंट अकाउंट डेफिसिट को, या मैं ये कह दूं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के लिए एक संजीवनी के रूप में बाहर बैठे हमारे भारतीय भाइयों ने, एनआरआईज ने, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जिनको कहा जाता है, उन्होंने जो मुद्रा प्रेषित की है, जो विदेशी मुद्रा भारत में आई है, उसके कारण कहीं न कहीं हमारे बाह्य क्षेत्र कह दूं, हमारे इंडियन डायस्पोरा की मदद कह दूं, विदेशी मुद्रा के इस अंतर प्रवाह के कारण जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान का संतुलन जो है वो पॉजिटिव रहा, सरप्लस में रहा। और 110 मिलियन डॉलर का जो है इस वित्त वर्ष में फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंतर्गत जो है सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है रेमिटेंसेस या प्रेषण देखने को मिला है दोस्तों। सबसे पहले खबर क्या आ रही है उसको थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि इस वित्त वर्ष के लिए रिकॉर्ड मात्रा में प्रेषण प्राप्त किया गया है। और ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है कि एक एक तरीके से सहारा जरूर मरा है, पर एक स्थायी समाधान नहीं है, है ना। ये कोई स्थायी इलाज नहीं है। अभी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से ये समझ सकते हैं आप लोग के एक तरह का बूस्ट मिला है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। यहाँ पे आरबीआई के द्वारा डेटा जारी किया गया और आरबीआई ने कहा कि अभी हाल ही में इसमें जो पिछली तिमाही है उसमें रिकॉर्ड 110.47 अरब डॉलर जो है विदेशों से लोगों ने भारत भेजे हैं, अपने घर भेजे हैं। और ये ग्रॉस उछाल बता रही है कि ये फोरकास्ट 137 से 140 बिलियन डॉलर तक भी जा सकती है अगले तिमाही में। तो गोज विदाउट सेइंग, इसके कारण हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर जो है वह जो घाटा पड़ रहा था लगभग 15 बिलियन डॉलर का, उसके अंतर्गत जो एक सरप्लस देखने को मिला है, उसमें एक अधिशेष देखने को मिला है। तो रेमिटेंसेस, ये बाहर से जो पैसा आया एक कुशन की तरह काम कर रहा है, एक कोई स्ट्रक्चरल इलाज नहीं, यानी एक लॉन्ग टर्म फिक्स नहीं है दोस्तों, ये है ना। यहाँ पे पिछले वर्ष 2025 और इस वर्ष 2026 दोनों में जो नेट एफडीआई का आउटफ्लो देखने को मिला है ना, 9 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वह भी काफी अस्थिर देखने को मिला है। ऐसे में रिमिटेंस ने जो है रुपए, गिरते हुए रुपए को सहारा दिया है, जब रुपया कहीं न कहीं 90, 95, 96 रुपया पर डॉलर के आसपास में आ चुका है ना। तो इसको अभी हाल में वर्ल्ड बैंक की जो रेमिटेंस रिसिपिएंट की सूची में भारत जो है वो लगातार 2008 से ही नंबर 1 बना हुआ है। परंतु अब हमें पता चल रहा है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का असली मीनिंग क्या है, असली मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। जो बाहर से पैसा हमारे भारत भेजा गया है ना, इसे दोस्तों प्रेषण कहा जाता है, रिमिटेंस कहा जाता है। बाहर से पूरी दुनिया से जितने भी लोग भारतीय डायस्पोरा, अगर सोचे कोई भारत का नागरिक है जो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा कहीं से भी है, बाहर रहता है, यूरोप में रहता है, अमेरिका में रहता है ना, या फिर गल्फ कंट्री में रहता है, और वहां से डॉलर जो है वो अपने परिवार को वापस भेज रहा है। यह भारत में डूबते हुए, कमजोर होते हुए रुपये को सबल करता है, उसे स्ट्रांग करता है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्या होता है रिमिटेंस। इस शब्द को आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसे दोस्तों सिंपल हिंदी में विप्रेषण लिखा जाता है। इसे क्या लिखा जाता है? विप्रेषण लिखा जाता है। विप्रेषण क्या है कि विदेश में काम करने वाले भारतीय, उनके द्वारा अपने परिवारों को देश में भेजा गया धन। तो जो हमारे फॉरेन में रहने वाले हैं, एनआरआईज में कह दूं, विदेश में रहने वाले भारतीय जब धन भेजते हैं, है ना, जब विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है भारत में, अपने घर वालों को जो पैसा भेज रहे हैं, जो धन भेज रहे हैं, इसी धन को रिमिटेंस कहा जाता है, क्योंकि वह विदेशी मुद्रा में है ना। तो यह डायरेक्ट हमारे
परिवार वालों के पास में डॉलर या यूरो तो भारत में चलेगा नहीं, तो ये पैसा जाता है आरबीआई के पास में, और आरबीआई उतने ही कंपैरिजन में एक्सचेंज रेट के ऊपर आपके खाते में जो है रुपया ट्रांसफर कर देती है। तो यह कहीं न कहीं बाहर से भारत में विदेशी मुद्रा का आगमन एक वित्तीय स्थिरता लाता है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिरता ज़रूर लेके आता है। संकट में कहीं न कहीं जो है गोज़ विदाउट सेइंग, अभी जब फ्री फॉलिंग रुपी हैं, अभी जब भारत से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो क्योंकि अमेरिका में अभी जो है ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो यहाँ से आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। ये क्या देखने को मिल रहा है? आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वह भी एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी भारतीय मार्केट से जो है पैसा बाहर निकाल रहे हैं। तो पैसा जो है यहाँ पे वह तो डाउन हो रहा है, और जो डॉलर है वह एप्रिशिएट हो रहा था, उसका बहिर्गमन देखने को मिला था। ऐसे में विदेशों से बैठे हुए हमारे एनआरआईज़ जो हैं, अगर वह भारत में पैसा डॉलर, यूरो भेजना शुरू कर रहे हैं, तो इससे भारत की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है इनकी कहाँ जगह? एक्चुअली देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक करंट अकाउंट आता है जिसे हम चालू खाता कहते हैं, है ना? यहाँ पे सेकेंडरी इनकम या ट्रांसफर्स भी होता है, और प्राइवेट ट्रांसफर्स जो होते हैं उसे रेमिटेंस का, उसे विप्रेषण की संज्ञा दी जाती है, विप्रेषण के नाम से उसे जाना जाता है दोस्तों। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक दशक में ये सबसे बड़ी छलांग यहाँ पे बताई जा रही है। तो डेकेडल ग्रोथ यहाँ पे पिछले 2015 से लेकर के 2025 के बीच में देखें तो 2015 के आसपास में दोस्तों, 2015 के आसपास का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, तो 2015 में हमारे पास में मात्र 66, है ना, पर क्वार्टर की बात की जा रही है, 66 बिलियन डॉलर्स के आसपास की यहाँ पे बात है। परंतु अब ये बताया जा रहा है कि सर गत वर्ष 2025 के माह में भी आपके पास में जो है 125 के करीब की, कितना है, 125 बिलियन डॉलर, और अब यहाँ पे यह संख्या बढ़ने वाली है। यहाँ पे एसबीआई का जो एस्टिमेट है वह और भी ज्यादा है। अब यहाँ पे एसबीआई का एस्टिमेट यह कह रहा है कि सर यह पैसा लगभग 139 बिलियन डॉलर तक भी जा सकता है। यानी लगभग 10 वर्षों में यह 66 से कितना हो चुका है, 139 हो चुका है, 139 के करीब हो चुका है। और ये पूरे वर्ष की यहाँ पे बातचीत की जा रही है, ये पूरे साल की बातचीत की जा रही है। एक जो साल होता है ना, टोटल यहाँ पे टाइमलाइन देखेंगे तो आपके पास में 12 माह का समय होता है। इस 12 माह को जो है आपके पास में क्वार्टर्स में ब्रेक किया जाता है ना? जिसको हम तिमाही कहते हैं। क्या कहते हैं? तिमाही कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्वार्टर्स लिखा जाता है। 12 महीने को 3-3 माह के 4 हिस्सों में बाँटा जाता है, जिसको क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का नाम व संज्ञा देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज पता हो जानी चाहिए, क्वार्टर वन के अंदर लगभग हमारे पास में ये वित्त वर्ष अभी शुरू हुआ है ना, और अप्रैल मई जून इसी के अंतर्गत यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा सरप्लस आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा जो है तिमाही का सरप्लस जो है आपके पास में देखने को मिल रहा है, 33 बिलियन के करीब है। ये कितना है दोस्तों? 33 बिलियन डॉलर के आसपास में यहाँ पे आवागमन देखने को मिला है। इसमें फिर आगे बढ़ा है Q2 में, लगभग ये 38 बिलियन डॉलर के आसपास में चला गया है। और फिर कहा जा रहा है कि सर हम क्वार्टर 4 तक जाते-जाते जो है हर महीने में लगभग ये 43 बिलियन डॉलर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43.5 बिलियन डॉलर के आसपास में यह पहुंचने वाला है। अपने आप में ये बहुत ही बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट का लाभ जो है आपके पास में, है ना, उसको यह वित्त पोषित करने वाला है। अब ये बदलाव ऐसा हो क्यों रहा है? ये पैसा एग्ज़ैक्टली हमें दे कौन रहा है? तो देखिए दोस्तों, ये पैसा कहाँ से मिल रहा है, ये सारी जानकारी मैं देता हूँ, पर उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि हमारे यूपीएससी का अभी प्रतिज्ञा दिवस ऑफर चल रहा है, जिसमें आप फाउंडेशन बैच, प्रहार और संकल्प में एनरोल कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम में है, मात्र 10,000 के नॉमिनल प्राइस पे। साथ में ही मैं बताऊँ आपको, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए प्रारंभ 2029 बैच है, जो कि प्री, मेंस और इंटरव्यू
तीनों की साथ में तैयारी देखने को मिलेगी एक नॉमिनल प्राइस पे। इसमें भी आप हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों बैच में एनरोल कर पाएंगे। 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको यहाँ पे साथ-साथ में देखने को मिलने वाली है दोस्तों। सो गोज़ विदाउट सेइंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपके पास में एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अधिक जानकारी भी हमने दे दी है। तो प्रेषण को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, पहले जनरली हमारे पास में जो प्रेषण आ रहा है, रेमिटेंस आ रहा है, उसके स्रोत में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले अधिकतर जो पैसा हमारे पास में देखने को मिल रहा था, वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी देशों से जो है सबसे ज्यादा पैसा जो है वो भारत में देखने को मिल रहा था। तो पहले ये सोर्स देखने को मिलता था। अर्लियर जो है गल्फ से ज्यादा सोर्स देखने को मिल रहा था। लगभग पहले 50% से ज्यादा पैसा जो है गल्फ से आता था, परंतु अभी उसमें कमी देखने को मिल रही है। अभी जो रिमिटेंस आ रही है वो मात्र 30% गल्फ से आ रही है। अभी तो अब नंबर वन सोर्स कौन हो चुका है? यूएसए हो चुका है। नंबर वन सोर्स क्या है आपके पास में दोस्तों? यूएसए जो है वो नंबर वन सोर्स यहां पे बन चुका है। क्यों? क्योंकि यह लगभग जो है 27.7% के आसपास में, कितना है दोस्तों? 27.7% के आसपास में। और यहां पे दूसरा सोर्स है आपके पास में यूके, क्योंकि यहां भी हमारी भारत की जो है अच्छी खासी जो है स्किल्ड लेबर काम करती है यूके में, यूरोप में, है ना, सिंगापुर में, और यहां से भी एक अच्छी खासी मात्रा में जो है विदेशी धन भारत भेजा जाता है। बड़ी बात है कि एडवांस इकोनॉमीज का हिस्सा जो है आपके पास में वो 50% से अधिक है। यानी गल्फ से मजदूर जो है अब आपके पास में उनकी तरफ से रेमिटेंस कम आ रहा है। यूएसए से, यूके से, सिंगापुर से जो प्रोफेशनल्स है वे ज्यादा यहाँ पे पैसा दे पा रहे हैं, है ना। तो ये एक चेंज, एक बदलाव है जो आपको पता होना चाहिए। अब सर इतना सारा जो पैसा आपके पास में डॉलर्स के रूप में है, जैसे अभी आपने कहा कि सर 110.5 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर जो है यह लगभग हमारे पास में पहुंच चुका है। अच्छा, इतना पैसा भारत की इकोनॉमी में कहां काम आएगा? इतना डॉलर कहां से काम आएगा? ये हमारी ट्रेड डेफिसिट को फाइनेंस करने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो है आयात ज्यादा है। क्या है दोस्तों? आयात ज़्यादा है और हमारे एक्सपोर्ट जो है वह कम है। इस परिस्थिति के अंतर्गत जो है हमको ज़्यादा विदेशों से तेल, सोना और बाह्य चीज़ों पे जो निर्भरता है उनको खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ता है, ज़्यादा विदेशी मुद्रा चाहिए। तो ये जो डॉलर हमें यहाँ से रेमिटेंसेस से मिला है, इस प्रेषण से मिला है, ये डॉलर हम काम में लेने वाले हैं व्यापार घाटे को, ट्रेड डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। यह व्यापार घाटे को फाइनेंस करने के लिए यूज किया जा रहा है। यही नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट को भी यह नियंत्रित करता है। और तो और ज्यादा डॉलर भारत में आना भारत के लिए रुपए को भी स्थिर करता है दोस्तों, है ना। तो इससे क्या होगा आपके पास में दोस्तों, एक और इसमें बेहतर चीज देखने को मिल सक रही है आपके पास में कि सर जब डॉलर ज्यादा आ रहा है तो ये रुपए की स्थिरता का कारक बनता है, क्योंकि इसके कारण ही हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है ना, फॉरेक्स रिजर्व जो है वह बेहतर तरीके से बन पाता है। पता है आपको विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कितना है? अभी हाल ही में दोस्तों 701 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है भारत में। तो मैक्रो स्तर पे अगर मैं बात करूं, जैसे आप और हम, है ना, हमारा कंजम्पशन होता है ना, तो भारत में अगर रुपया बेहतर काम करेगा, अगर यह कहीं न कहीं वापस 90-95 से वापस 80 पे या 85 तक पहुंच पाए आपके पास में, तो इसमें फॉरेक्स का अच्छा खासा रोल रहता है और कंजम्पशन को भी बढ़ाता है। जब बाहर से पैसा ज़्यादा भारत में भेजा जा रहा है तो ग्रामीण एरिया में, टियर 2 टियर 3 टाउन्स में मांग बढ़ती है। यहाँ पे भी शिक्षा और स्वास्थ्य और आवास में निवेश होने लगता है। लोगों की गरीबी कम होती है और सीधा-सीधा जो है यह वेलफेयर ट्रांसफर से जोड़ा जा सकता है। तो ये किससे जोड़ा जा सकता है दोस्तों? इसको वेलफेयर ट्रांसफर का भी स्वरूप देखा जा सकता है। ये तो हुआ परिवार की बात। अगर मैं बड़ी लेवल पे बात करूँ, मैक्रो स्तर पे बात करूँ, तो
हमारे देश में बाहर से पैसा आ तो रहा है, बट एट द सेम टाइम दोस्तों एक चुनौती भी है कि हमारे देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए उसमें कमी हो रही है, और विदेशों से जिन लोगों ने भारतीय बाजारों में पैसा निवेश कर रखा है, जो एफपीआईज हैं, वह भारत छोड़ करके विदेशों में वापस अपना पैसा लेके जा रहे हैं। इसको एफपीआई आउटफ्लो भी कहते हैं। यूपीएससी ने पूछा भी है एफपीआई बहिर्गमन क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है, इस पे प्रश्न भी आ चुका है। तो एफपीआई आउटफ्लो के समय डॉलर सप्लाई अगर भारत में पहुंच रही है, एफपीआई है क्या, विदेशों से निवेश आ रहा है, विदेशों से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ रहा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था को वो सबल करता है, स्ट्रांग करता है। तो जब एफपीआई जा रही है भारत छोड़ के, विदेशी निवेश ये जो डॉलर है यहां से उठ करके वापस यूरोप या फिर यूएसए की तरफ चला जा रहा है, ऐसे में ये रिमिटेंसेस भारत के अंदर पहुंचना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉलर सप्लाई का सहारा देती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 11 महीने का इंपोर्ट कवर करता है। पता है अभी जो 701 बिलियन डॉलर हमारे पास में है ना, ये लगभग 11 महीने हम आयात कर सकते हैं निर्बाध रूप से। तो ज्यादा रिमिटेंस मिलना हमारे लिए बाह्य झटकों से, एक्सटर्नल शॉक से जो है एक रक्षा कवच भी देता है। कई तरह की जोखिम भी है, क्योंकि हमें काम किस पे करना है कि विदेशों से ज्यादा निवेश भारत में आए, एफपीआई भारत में आए, है ना। हम शॉर्ट टर्म चीजें कहीं से सहारा नहीं चला सकते। जैसे पिताजी कितने दिन आपको जो है खाने खर्चे का पैसा भेज सकते हैं। अंततः तो आपको खुद आर्थिक उपार्जन का एक जो है स्थिर स्रोत खुद से ढूंढना होगा। एक नौकरी, एक प्रोफेशनल, एक जॉब, आपको खुद काम करना होगा। तो वही वाली बात है कि सर ये जो बाहर से प्रेषण आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म फिक्स नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, और हमारे पास में चुनौती डेफिनेटली बनी रहेगी, एक रिस्क डेफिनेटली बना रहेगा। क्योंकि जो बाहर लोग यूरोप में और यूएसए में काम कर रहे हैं, देखो डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पे, जो H1B वीजा के ऊपर जो क्या बोला है कि सर यहाँ पे $100,000 जो है फीस लगने वाली है। तो यहाँ पे भी आपके पास में जो है चपत संभव है कि यहाँ पे आने वाला $2-4 बिलियन कम हो जाएगा। और यूएसए रेमिटेंस जो है भेजने की लागत बढ़ा दी कि वहां से डॉलर भेजोगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा कर दी उन्होंने, ट्रांसफर की कॉस्ट बढ़ा दी है। गल्फ देश जो है आपके पास में, वहां पे सोडानाइजेशन देखने को मिल रहा है, आपके पास में नीताकत देखने को मिल रहा है। इस कारण, क्योंकि ज्यादा ओवर कंट्रोल है गल्फ में मजदूरों के लिए, तो इसी सुडानाइजेशन के कारण जो है, साउदनाइजेशन के कारण जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां के लोगों को ही नौकरी दे। बाहर वाला आ रहा है उसका पासपोर्ट धर लिया जा रहा है, और बहुत ही कम सोर्स के ऊपर, कम जो है आय के ऊपर वो आदमी काम करने को बाधित किया जाता है। तो लोग कम जाना पसंद कर रहे हैं वहां पे, भारत में ही कोई काम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे निताकत और आपके पास में जो है सऊदी अजेशन के कारण, इन दो चीजों के कारण जो है, जो गल्फ नेशनलाइजेशन देखने को मिल रहा है। भारतीय श्रमिक अब ज्यादा गल्फ जा नहीं रहे हैं दोस्तों। वीजा में भी तो सख्ती है आपके पास में, है ना, कि कनाडा के स्टूडेंट्स जो हैं उनको कम कर दिया गया, भारत से कम बच्चे जा रहे हैं वहां पे, है ना, कम लोग जॉब कर रहे हैं, कम लोग पैसा भेज रहे हैं। फिर ऑटोमेशन, एआई जॉब कम कर रही, एआई एक चुनौती बन के आ रही है। जितने भी स्किल्ड लोग भारत के बाहर जा रहे थे, अब उसका काम एआई भी काम कर रही है। तो कम लोग भारत के बाहर, ऐसे में भी रिकॉर्ड स्तर पे रेमिटेंस भारत भेजना अपने आप में एक चुनौती और अपने आप में एक सहारा, दोनों के संकेत हैं। मूल बात है कि जो संप्रेषण, जो रेमिटेंस है, ये दर्द निवारक है, ये इलाज नहीं है, एक पेन किलर है दोस्तों, है ना। हमें इसको सुधार करने के लिए क्या करना होगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है हमारी विदेशी जो निवेश है उसको आकर्षण करें। हम एफपीआईज का जो विदेशी निवेशक है उनका कॉन्फिडेंस, हमारा मार्केट सेंटीमेंट बेहतर करें। हम एक्सपोर्ट, हम निर्यात पे सबसे ज्यादा फोकस करें। तो निर्यात को बेहतर करना और विदेशी निवेश को भारत में आकर्षित करना, यह लॉन्ग टर्म इलाज है। रेमिटेंसेस जैसी चीजें लघु काल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एक दर्द निवारक, एक पेन किलर का काम जरूर कर सकती है। हमारी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन को यह बेहतर कर सकती हैं। बट डेफिनेटली यहां आने वाले समय में हमें स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूटिव दोनों ही तौर पे जो है, हमारी निर्यात नीति हो या हमारी निवेश नीति हो, इन दोनों को ही बेहतर करना होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके पास में कोई सुझाव है, कैसे हम हमारी मैक्रो इकोनॉमी में विदेशी निवेशकों के लिए एक बेहतर कॉन्फिडेंस और विश्वास जगा सकते हैं। एट द सेम टाइम भारत के ही गांव, कस्बों से और शहरों से बने हुए उत्पादों और सेवाओं को विश्व के बाजारों तक निर्यात के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारी अर्थव्यवस्था को भुगतान संतुलन और करंट अकाउंट डेफिसिट से मात्र ये दो अस्त्र ही रोक सकते हैं। तो आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल टेक योर लीव नाउ फॉर द डे। थैंक यू। जय हिंद।